नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटी का वसीयत, बहू का फर्ज। नेहा के ससुर जी घर में फिसल कर बुरी तरह गिर गए थे, जिनके उनकी कमर की हड्डी टूट गई और माथे पर बहुत गहरी चोट आई। नेहा और उसका पति पंकज नौकरी के कारण दूसरे शहर में रहते थे। पंकज की नौकरी ट्रांसफरेबल थी, इसीलिए हर 3 साल में जगह बदलनी पड़ती थी और कहीं स्थायी रूप से रहना संभव नहीं था। पंकज की बहन अमृता उसी शहर में रहती थी जहां उसका मायका और नेहा का ससुराल था। हादसे के बाद शांति देवी, पंकज की मां, ने पंकज को फोन कर रोते हुए पूरी घटना बताई। पंकज ने तुरंत आश्वासन दिया कि वह आ रहा है और साथ ही अमृता को भी फोन किया कि वह जाकर पापा को देख ले और कुछ दिन संभाल ले जब तक वह पहुंचता है। अमृता ने हामी तो भर दी, लेकिन बहाने बनाकर जिम्मेदारी टाल दी। शांति देवी पहले से ही बेटी बहू के प्रति अमृता की भड़काई हुई थी। हालांकि उस समय वह परेशान थी क्योंकि पति की हालत गंभीर थी। पंकज के पिता अक्सर अपनी पत्नी को समझाते थे कि अमृता की बातों में आकर बेटी बहू से दूरी न बढ़ाए, मगर शांति देवी उनकी एक न सुनती थी। इसी बीच पंकज ने माँ को फिर फोन किया और कहा कि वह पिताजी को इलाज के लिए अपने शहर ले जाएगा। उसने पूछा कि अमृता आ गई होगी तो थोड़ी राहत मिली होगी, पर माँ ने कहा कि अमृता के बच्चों की परीक्षा है, इसलिए वह नहीं आ पाएगी। पंकज को यह सुनकर गुस्सा आया कि उसी शहर में रहकर भी वो अपने पिता को देखने तक नहीं आई। जब पंकज ने माँ से कहा कि बच्चे बड़े हैं, घर पर दादा दादी और उनके पिता भी हैं, तो माँ ने बेटी का बचाव करना शुरू कर दिया और उल्टा बहू नेहा पर सवाल उठाए कि वह क्यों नहीं आ रही है। पंकज ने समझाया कि हवाई जहाज का तत्काल टिकट बहुत महंगा पड़ता है माँ, वह अकेला आकर जिम्मेदारी उठाएगा, वरना नेहा और बच्चों को साथ लाकर फिर 5 टिकटों का अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। यह सुनकर शांति देवी चुप हो गई। पंकज समझ चुका था कि अमृता हमेशा की तरह आग में घी डाल चुकी है। जरूर उसने ही माँ को भड़काया होगा। जब से नेहा घर में आई है, अमृता को लगता कि उसका अधिकार छीना जा रहा है, जबकि वह खुद भी किसी की बहू है। खैर, बहस का समय नहीं था। पंकज तुरंत पहुंचा और अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले आया। अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन की सलाह दी, लेकिन साथ ही ये चेतावनी भी दी कि मरीज की उम्र अधिक होने से सर्जरी में गंभीर जोखिम है, जान का भी खतरा हो सकता है। कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए ऑपरेशन करवाना पड़ा। मगर डॉक्टर की आशंका सही निकली। पंकज के पिता बच नहीं पाए। जितनी कोशिश हो सकती थी सबने की, पर किस्मत को यही मंजूर था। सब पार्थिव शरीर को लेकर घर लौट आए। अंतिम संस्कार किया गया। सारे कर्मकांड पूरे होने के बाद रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए। घर में अब सिर्फ अमृता, पंकज और नेहा बचे थे। पंकज ने माँ से कहा, माँ, जो होना था वो हो गया। अब आप अकेले यहाँ रहकर क्या करोगी? हमारे साथ चलो शहर। यह घर या तो ताला लगा दो या किराए पर दे दो। माँ को यह बात ठीक लगी, लेकिन अमृता की दिमाग कुछ और प्लानिंग कर रही थी। उसने तुरंत कहा, माँ, आपकी सारी सेविंग्स, एफडी और कागजात कहाँ ले जाओगी? भैया की नौकरी तो ट्रांसफर वाली है। हर बार जगह बदलोगी तो सब रिस्क रहेगा। सब मेरे पास रख दीजिए, मैं यहीं रहती हूँ, सुरक्षित रहेंगे। अगर आप भाई के घर सब लेकर चली भी गई तो एक जगह से दूसरी जगह घूमना फिरना पड़ेगा, कभी भी नुकसान हो सकता है। पंकज और नेहा को अमृता की नीयत साफ समझ आ रही थी, लेकिन माँ की लाडली बेटी होने के कारण माँ उस पर शक ही नहीं कर सकती थी। अगर वे कुछ कहते भी तो माँ को लगता उन्हें ही गलत समझती। माँ बोली, हाँ अमृता, सही कह रही हो, मैं सब उसके पास ही रख देती हूँ। लेकिन तभी पंकज ने समझदारी दिखाई। उसने कहा, माँ, जब बैंक लॉकर जैसी सुरक्षित सुविधा है तो किसी पर बोझ क्यों डाले? अगर कल को कुछ गड़बड़ हुआ तो अमृता को भी बुरा लगेगा।
मैं बैंक में लॉकर खुलवा देता हूँ, सब कुछ वहीं रख दीजिए, सुरक्षित भी रहेगा। हम भी अपने गहने सेविंग्स लॉकर में ही रखते हैं, हमें कभी दिक्कत नहीं हुई। माँ को पंकज की बात सही लगी। उन्होंने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अपना सब कुछ लॉकर में रखवा दूंगी। वैसे भी मेरी पेंशन आ रही है, उसी से मेरा खर्चा आराम से चल जाएगा। पंकज ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आपको अपने खर्च की फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम दोनों मिलकर आपका पूरा ध्यान रखेंगे। अमृता को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पंकज इतनी आसानी से उसकी चालाकी नाकाम कर देगा। माँ पंकज और नेहा के साथ चली गई, लेकिन अमृता हार मानने वाली नहीं थी। वह रोज फोन पर माँ से बातें करती और नेहा और पंकज के खिलाफ तरह तरह की बातें भरती रहती। कभी कहती, नेहा जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है जिससे आपकी तबीयत खराब हो। कभी, भाई भाभी आपको इसीलिए अपने साथ ले गए ताकि आपकी पेंशन से उनका घर चल सके। कभी, देख लेना माँ, नेहा नौकरी शुरू करेगी तो बच्चों की देखभाल आपसे कराएगी, आपको आया बनाकर रख देगी, तब तुम उनका मल मूत्र साफ करना। लगातार इन बातों से माँ के मन में शक का बीज पड़ता गया, जबकि असलियत यह थी कि पंकज और नेहा माँ को पूरी इज्जत और आराम दे रहे थे। पर 6 महीनों में अमृता ने धीरे धीरे उनके मन में यह भर दिया कि बेटा बहू उन्हें पैसों के लालच में साथ रख रहे हैं। धीरे धीरे माँ को भी लगने लगा कि शायद बेटा बहू उनके पैसों के लालच में ही उन्हें अपने साथ रखे हुए हैं। उन्हें यह भी ख्याल आया कि अगर पैसे न होते तो शायद वे उन्हें अकेला छोड़ देते। क्योंकि शांति देवी शुरू से ही मेल जोल और घूमने फिरने की शौकीन थे, इसीलिए शहर का शांत माहौल उन्हें सूना लगता, खालीपन लगता। उन्होंने निश्चय कर लिया, अब मैं अपने घर ही जाकर रहूंगी। शांति देवी बोली, बेटा, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई कि अकेले न रह सकूं। जब लगेगा कि अब संभव नहीं है तब तुम्हारे पास आ जाऊंगी। पंकज और नेहा समझ गए कि माँ अमृता की बातों से प्रभावित है, पर कुछ कर न सके। वे माँ को उनके घर छोड़ आए। इसके बाद अमृता की चाल पूरी तरह सफल हो गई। वह बच्चों समेत माँ के साथ रहने आ गई और धीरे धीरे अपना स्वार्थ दिखाने लगी। उसने माँ से कहा, माँ, आपकी पेंशन तो आती ही है और आपके खर्च भी खास नहीं है। मेरी बेटी को नए स्कूल और कोचिंग में डालना है, फीस बहुत ज़्यादा है। आप घर का एक फ्लोर किराए पर दे दो और किराया मुझे दे देना। आखिर पापा की प्रॉपर्टी पर मेरा भी तो हक है। बेटी के प्यार में अंधी माँ ने यह मान लिया। उन्होंने एक हिस्सा किराए पर दे दिया और 15,000 रुपये हर महीने अमृता को देने लगी। पंकज और नेहा जब छुट्टियों में आए और किराएदार देखा तो पूछा, माँ, आपने बताया भी नहीं। बेटा अकेली थी, घर खाली पड़ा था, इसीलिए किराए पर दे दिया और किराया अमृता को दे देती हूँ, उसकी बेटी की पढ़ाई में मदद हो जाती है। पंकज ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन वह रकम एफडी में क्यों नहीं करा देती। माँ बोली, नहीं, मैं अमृता को देती हूँ, उसका भी हक है इस घर पर। पंकज ने तर्क दिया कि हक सबका है, केवल एक का नहीं। तो माँ नाराज हो गई, बोली, यह घर मेरे पति की मेहनत से बना है, इसमें सिर्फ मेरा हक है, मैं जिसे चाहूँ दूँ, तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। दरअसल अमृता ने उनका इतना दिमाग बदल दिया था कि माँ को बेटा बहू अपने दुश्मन लगने लगे। यहाँ तक कि उन्हें यह भी विश्वास दिला दिया गया कि पापा की मौत छोटी अस्पताल में इलाज कराने की वजह से हुई और शायद पंकज नेहा ने जानबूझकर पैसों की बचत के लिए ऐसा किया। इन बातों से शांति देवी बेटे बहू से चिढ़ने लगी। जब पंकज ने माँ के मुंह से ऐसे आरोप सुने तो उसने ठान लिया कि अब किसी भी मामले में वह कुछ नहीं कहेगा। अमृता के असली इरादों को सब समझते थे, पंकज, नेहा और यहाँ तक कि पंकज के पिताजी भी। वे अच्छे से जानते थे कि अमृता और उसका पति किस तरह के लोग हैं और लालच में पड़कर किसी भी हद तक गिर सकते हैं। लेकिन शांति देवी आज तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाई।
उनके लिए तो अमृता उनकी आंखों का तारा थी और दामाद भी सगे बेटे जैसा। उन्हें कभी उनकी असलियत दिखाई ही नहीं दी। नेहा अक्सर चुप रहती, मगर मन ही मन उसे यह सब बहुत खलता था। शादी के बाद से ही न जाने कितनी बार अमृता और शांति देवी ने ताने दिए थे, फिर वह चुपचाप सब सहती रही। एक दिन रात को अमृता वहीं रुक गई। उसी दौरान नेहा का छोटा बेटा दूध के लिए रोने लगा। घर में थोड़ा ही दूध बचा था, इसीलिए नेहा ने सारा दूध अपने बच्चे को पिला दिया। अमृता ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया और माँ के कान भर दिए। देखो माँ, भाभी ने सारा दूध अपने बच्चे को पिला दिया, मेरे बच्चों का ख्याल ही नहीं रखा। इस छोटी सी बात पर बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया। शांति देवी ने नेहा और पंकज को खूब खरी खोटी सुनाई। पंकज ने समझाने की कोशिश की, माँ छोटा बच्चा था, खाने से सोता नहीं, इसीलिए नेहा ने दूध दे दिया। बड़े बच्चे तो पेट भरकर खाना खा सकते हैं, इसमें गलत क्या है। लेकिन माँ मानने को तैयार नहीं हुई। कैसे हिम्मत हुई अपने बेटे को दूध देने की और मेरे नाती पोतों को न देने की। वो दूध मेरे पैसों से आता है, सबका बराबर हक है उस पर। यह सुनकर नेहा का सब्र टूट गया। वह फट पड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने माँ जी, आपके पैसों पर हक सिर्फ अमृता और उसके बच्चों का है। मेरे, पंकज और मेरे बच्चों का तो कोई हक ही नहीं। हमारे हिस्से में तो सिर्फ फर्ज आते हैं। अच्छा है मेरा पति कमाता है, हमें किसी पर बोझ बनने की जरूरत नहीं। लेकिन आज आपने हद कर दी। जब सारे हक अपनी बेटी को दिए हैं तो सारे फर्ज भी उसी से निभवाइएगा। अब और नहीं सह सकती मैं ये अपमान। पंकज चलो अभी इसी वक्त। पंकज जब तक चुपचाप सब देख रहा था, उसे साफ समझ आ गया कि माँ को समझाना बेकार है। और यही तो अमृता चाहती थी कि उसके भैया भाभी घर छोड़कर चले जाए। पंकज और नेहा घर छोड़कर निकल गए। शांति देवी को जरा भी अफसोस नहीं हुआ। उनके मन में तो यह बैठ चुका था कि बेटा बहू सिर्फ पैसों के लिए उनके पास आते हैं। उन्हें ये दिख ही नहीं रहा था कि असली खेल तो अमृता खेल रही है। उनको बेटा बहू के खिलाफ भड़का भड़का कर अपना मतलब साध रही है। इसी बीच अमृता के बच्चों ने भी नानी से मांगे शुरू कर दी। पहले बेटे ने अपने जन्मदिन के बहाने स्कूटी मांगी, फिर बेटी ने महंगा आईफोन। शांति देवी ने खुशी खुशी सब पूरा किया। धीरे धीरे उनकी जमा पूंजी खत्म होने लगी। लेकिन अमृता यहीं नहीं रुकी। उसने और भी चालें सोची, क्योंकि अब सिर्फ पेंशन या छोटे छोटे तोहफों से उसका पेट नहीं भरने वाला था। उसकी नज़र अब सीधे माँ के गहने और प्रॉपर्टी पर थी और उसने माँ को बरगला कर लाखों के कंगन लॉकर से निकलवा लिए, यह कहकर कि उसकी देवरानी हमेशा गहनों में लदी रहती है और वह किसी शादी में कुछ नहीं पहनती। कितना खराब लगता है माँ। माँ भी दया थी, उसको दे दिया। पंकज और नेहा सब जानते थे कि अमृता क्या खेल खेल रही है। उसका पति भी बराबर उसका साथ दे रहा था, लेकिन वे चुप थे, क्योंकि माँ को सच्चाई दिखाना अब नामुमकिन था। अमृता और उसका पति धीरे धीरे माँ की पूरी संपत्ति हड़पने की चाल चल रहे थे। मगर कहते हैं हर बुराई का अंत होता है। अब इस बुराई के अंत का वक्त भी करीब था। फिर एक रात शांति देवी जोर जोर से चीख रही थी। अमृता समझ ही नहीं पाई कि वह क्या करे। घबरा कर वह उन्हें नज़दीकी डॉक्टर के पास ले गई। चूँकि शांति देवी खुद बहुत बेचैन थी, वह पैसे अपने साथ ले जाना भूल गई। अमृता जानती थी कि खर्चा उसे ही उठाना पड़ेगा। वह उन्हें एक झोला छाप डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने बिना ठीक से देखे बस गैस की शिकायत मानकर कुछ दवाइयाँ लिख दी और अपनी फीस ले ली। अमृता ने चुपचाप दवा खरीद कर घर में रख दी और माँ को समझाते हुए बोली, चिंता मत कीजिए माँ, यह सिर्फ गैस की तकलीफ है। गर्म पानी से सेक लीजिए, दवा लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ की हालत देखकर अमृता समझ गई थी कि यह मामला सिर्फ गैस का नहीं बल्कि गंभीर है। उसे एहसास हुआ कि यह यहाँ ज़्यादा देर रुकना उसके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए उसने नरमी से कहा, माँ
मेरे ससुराल में चचेरी ननंद की शादी है। अब यह ससुराल का मामला है, मुझे वहाँ रहकर सारे रस्म रिवाज निभाने पड़ेंगे। कम से कम 1 महीना तो मुझे वहीं बिताना पड़ेगा। शांति देवी ने उदासी से कहा, अरे बेटी, तू मुझे अकेली छोड़कर कहाँ जाएगी? तू यहीं से शादी की रस्मों में चली जाना। मेरी तबीयत पहले से ठीक नहीं, ऊपर से तू भी चली जाएगी तो मैं कैसे रहूँगी? अमृता ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, मैं यहाँ रहकर कैसे निभाऊंगी? अगर मैं ससुराल नहीं गई तो लोग बातें बनाएंगे। वैसे भी यहाँ तो बेटा बहू संभाल ही लेंगे। अब ससुराल में चचेरी ननंद की शादी थी। शांति देवी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटी, तू मुझे इस हालत में अकेला छोड़कर कहाँ जाएगी? तू यहीं रहकर भी शादी की रस्मों में शामिल हो सकती है। मेरी तबीयत पहले से ही खराब है, ऊपर से अगर तू चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। अमृता ने साफ लहजे में कहा, माँ, मैं यहाँ रहकर कैसे निभाऊंगी? अगर मैं ससुराल नहीं गई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। वैसे भी तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी तो बेटे और बहू की है। तुम बहू को बुला लो, यही उसका कर्तव्य है कि वो तुम्हारा इलाज करवाए, तुम्हारा देखभाल करे। मैं तो आखिरकार बेटी हूँ और समाज बेटी से उतनी उम्मीद नहीं रखता। यह कहकर अमृता ने बिना माँ की और कोई बात सुने अपना सामान उठाया और चली गई। उस दिन शांति देवी को ऐसा महसूस हुआ मानो उनकी बेटी ने उनके गाल पर एक करारा तमाचा मार दिया हो। जिस बेटी के लिए उन्होंने हमेशा अपने बेटे और बहू को कोसा था, उसी बेटी ने आज सच्चाई का आईना दिखा दिया। शांति देवी को भी समझ में आने लगा कि शायद उन्हें कोई गंभीर बीमारी है और ऐसे कठिन समय में उनकी बेटी ने उनसे मुंह मोड़ लिया। अब वह असहाय होकर रो पड़ी। बेटे बहू की याद में उन्हें सताने लगी। उनके मन में वह सब कड़वे बोल गूंज रहे थे जो उन्होंने बहू को बार बार कहे थे। आज शांति देवी को अपनी गलतियां साफ दिख रही थी। उन्हें लग रहा था कि लोग अक्सर बेटे और बहू को दोषी मानते हैं, पर कई बार गलती माँ बाप की भी होती है, क्योंकि वे बहू को कभी पूरी तरह अपना नहीं पाते, बेटे की जिंदगी में उसे स्वीकार नहीं कर पाते, जबकि बेटी को वे सदा अपना मानकर आंख मूंदकर भरोसा करते हैं और वही बेटी मुसीबत के समय सबसे पहले साथ छोड़ जाती है। शादी के बाद हर लड़की अपने मायके से ज़्यादा ससुराल को प्राथमिकता देती है। यह उसका नया घर होता है, इसीलिए स्वाभाविक है कि वह पहले उसी के बारे में सोचे। ऐसा होना भी सही है, मगर यही सवाल उठता है कि जब बेटी अपने मायके से ऊपर ससुराल को रख सकती है तो फिर माता पिता क्यों बहू को अपनी बेटी से ऊपर नहीं रख पाते? शायद यही वजह है कि रिश्तों में खटास आने लगती है। दूसरी ओर अमृता बहुत चालाक थी। उसे भली भांति समझ आ गया था कि माँ को सही इलाज की सख्त ज़रूरत है। उसके मन में यह भी डर था कि अगर माँ की तबीयत बिगड़ गई तो हाथ आया खजाना उससे छिन जाएगा, लेकिन अगर माँ सही हो गई तो वह उन्हें अपने कब्जे में आसानी से ले लेगी। यही सोचकर उसने खुद ही पंकज को फ़ोन लगाया और बोली, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पेट में तेज़ दर्द है, उन्हें तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। यहाँ छोटे शहर में ठीक ठाक सुविधा नहीं है, इसीलिए मैं इलाज नहीं करवा पाई। बेहतर होगा तुम आकर उन्हें अपने साथ ले जाओ। वैसे भी बेटा होने के नाते यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। पंकज ने तल्ख लहजे में जवाब दिया, हाँ, जिम्मेदारी तो सारी मेरी ही है, तुम्हें तो बस हक चाहिए, हिस्सा चाहिए। खैर, माँ मेरी है, मैं उनका ख्याल रखूँगा ही, लेकिन यह मत कहो कि इस शहर में इलाज ही नहीं हो सकता। छोटी बीमारी का इलाज वहाँ आसानी से हो सकता है। साफ साफ कहो कि तुम अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती हो। अमृता ने लापरवाही से कहा, तुम जैसा समझना चाहो समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फ़ोन काट दिया। पंकज ने तुरंत माँ को फ़ोन लगाया और बोला, माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने हमें बताया भी नहीं। मैं कल ही आ रहा हूँ। शांति देवी ने
दर्द छुपाते हुए आंसू बहते गए। फिर कहा, बेटा कोई खास परेशानी नहीं है, तुम परेशान मत हो। असल में वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी। उन्हें ये याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने हमेशा बेटी का पक्ष लेकर बहू का दिल दुखाया था। लेकिन इस वक्त पेट दर्द से वह बहुत बेहाल थी। पंकज ने ढांढस बंधाते हुए कहा, माँ घबराओ मत, मैं और नेहा जल्दी ही आते हैं। हम वहीं पर तुम्हारा पूरा चेकअप करवाएंगे। पिछली बार पिताजी की हालत बहुत गंभीर थी, इसीलिए मैं उन्हें शहर ले आया था। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। उसके बाद पंकज और नेहा आने की तैयारी करने लगे। उधर शांति देवी अलमारी में कपड़े रख रही थी, तभी उनके पति की डायरी गिर पड़ी। उसमें बेटी की शादी से लेकर बच्चों के बचपन तक की सारी यादें सहेजी हुई थी। पन्ने पलटते पलटते उनकी नज़र एक पन्ने पर पड़ी। पढ़कर वह स्तब्ध रह गई। डायरी में लिखा था, प्रिय शांति, शायद जब यह डायरी तुम्हारे हाथों में पहुँचे उस समय मैं रहूं या न रहूं, इसका भरोसा नहीं। मन कहता है कि अब हमारा साथ ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेगा, इसीलिए यह मैं अपनी डायरी में लिख रहा हूँ। मुझे पता है तुम अपनी बेटी अमृता से बहुत जुड़ी हुई हो। पंकज और नेहा के प्रति तुम्हारा निकटता उतनी नहीं रही। दरअसल तुम नेहा को अपने प्यारे बेटे की ज़िंदगी में स्वीकार नहीं कर पाई हो। लेकिन याद रखो, यही जीवन की सच्चाई है। हर बेटी की ज़िंदगी में उसकी पत्नी आती ही है, जैसे तुम मेरी ज़िंदगी में आई थी। और क्या तब तुमने मेरे माता पिता का बुरा चाहा था? बिल्कुल नहीं। वैसे ही न पंकज तुम्हारा बुरा चाहता है और न ही नेहा। मुझे डर है कि जब मैं नहीं रहूँगा तब अमृता और उसका पति तुम्हें बरगला कर पंकज और नेहा से दूर कर देंगे। तुम दिल से सोचोगी, जबकि मैं हमेशा दिमाग से सोचता आया हूँ। मैं अमृता को अपनी बेटी मानता हूँ, उससे प्यार करता हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि शादी के बाद से वह बहुत बदल गई है। उसका स्वभाव अब स्वार्थी हो चुका है। उसका पति चालाक और धूर्त किस्म का इंसान है और उसने अमृता को भी वैसा ही बना दिया है। मैंने कई बार गौर किया है कि अमृता अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें पंकज और नेहा के खिलाफ भड़काती है और तुम उसकी बातों में आसानी से आ जाती हो। इसीलिए मैं आज ये अपने डायरी में लिख रहा हूँ। शांति, ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेटे और बहू सच में लाखों में एक हैं। ऐसे संतान और संतान वधू भाग्य से मिलते हैं। इसीलिए कभी भी अमृता के मुंह में आकर अपने बेटे बहू से दूरी मत बना लेना। मैंने अपनी सारी मेहनत की कमाई का इंतजाम इस तरह किया है कि अगर हम दोनों में से किसी एक को कुछ हो जाए तो सारी संपत्ति और बचत अपने आप तुम्हारे नाम हो जाएगी। पर तुम उसका उपयोग सोच समझकर करना। हाँ, बेटी का भी हक होता है, लेकिन बेटे और बहू का फ़र्ज भी कम नहीं होता। जो फ़र्ज उन्होंने निभाए हैं उतना हक भी उनका बनता है। याद रखना, हमारी बेटी को हमने उसकी शादी में सब कुछ दिया है। उसकी शादी अच्छे घर भी की, उस पर पानी की तरह पैसा बहाया है। लेकिन मैं कभी नहीं चाहूँगा कि बेटे का हक छीनकर बेटी को दिया जाए। मेरी यह अर्जित की हुई संपत्ति पंकज और नेहा की है, उनका अधिकार है। अमृता को उसकी ससुराल से बहुत कुछ मिलेगा, वहाँ उसका अधिकार बना हुआ है। मेरी संपत्ति पर केवल मेरे बेटे और बहू का हक है। कुछ एफडी और कागजात मैंने अलग से उसके लिए रख छोड़े हैं, उन्हें तुम उसे दे देना, लेकिन उससे अधिक मत देना, क्योंकि यह न्याय संगत नहीं होगा। न्याय यही है कि सबको उतना ही मिले जितना उसका हक बनता है। मुझे भरोसा है कि तुम मेरी इन बातों को दिल से समझोगी और सही फैसला लोगी। क्या उनके पति को पहले से अंदेशा था कि आगे ऐसा कुछ घटित होने वाला है, या फिर वे बस शांति देवी की कमजोरी को भली भांति समझते थे? इन्हीं सवालों के बीच शांति देवी एक एक कर अपनी पुरानी भूलों को याद करने लगी। अगले ही दिन पंकज शहर लौट आया और शांति देवी को सीधे
शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले गया। वहाँ उनका पूरा चेकअप हुआ। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया कि शांति देवी की गॉल ब्लैडर में पथरी है, जिसका तुरंत ऑपरेशन करना अनिवार्य है। पंकज ने बिना देर किए कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, आप तुरंत ऑपरेशन कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सबसे पहले 1 लाख रुपए जमा करवाइए। पंकज ने बिना कोई सवाल किए उसी समय 1 लाख रुपए जमा कर दिए। असल में शांति देवी के पास अब पेंशन की कोई खास बचत बची ही नहीं थी। उन्होंने तो अपनी अधिकांश जमा पूंजी अपनी बेटी पर ही लुटा दिया था। आज शांति देवी को गहरी चोट लगी। जिस बेटी पर उन्होंने अब तक खुलकर खर्च किया, वही बेटी उन्हें एक अच्छे डॉक्टर तक नहीं ले गई, सिर्फ अपने पैसे बचाने के चक्कर में। और जिस बेटे बहू को उन्होंने हमेशा ताने मारे, वही आज सबसे पहले उनके साथ खड़े हैं। खैर, अगले दिन ऑपरेशन का समय तय हो गया। नेहा का छोटा बच्चा होने के कारण उसे अस्पताल में रोकने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में शांति देवी ने अमृता को फ़ोन किया, बेटा नेहा अस्पताल में नहीं ठहर पाएगी, उसका बच्चा छोटा है, तू आ जा, सिर्फ 1 दिन की ही तो बात है। लेकिन अमृता ने साफ मना कर दिया, अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं अस्पताल में कैसे रह सकती हूँ? मुझे तो वहाँ की गंध से ही उल्टी आने लगती है, और वैसे भी ये जिम्मेदारी तो आपकी बहू की है, वही निभाए। पास में ही तो उसका मायका है, 1 दिन की बात है, बच्चा उसकी माँ संभाल लेगी। इतना कहकर अमृता ने फोन काट दिया। शांति देवी की आंखों से पश्चाताप के आंसू छलक पड़े। उन्हें लगा, जिस बेटी के हक की बातें सुन सुनकर कान पक गए, वही बेटी अब माँ की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। पंकज ने पास आकर कहा, माँ आप परेशान मत हो, मैं हूँ ना, और यहाँ तो नर्स भी है, सब संभाल लेंगी। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिन बाद शांति देवी घर आ गई। बहुत कमज़ोर थी। इस बार पंकज ने भी लंबी छुट्टी ली थी ताकि अपनी माँ की सेवा कर सके। नेहा ने भी अपनी ओर से सेवा में कमी नहीं रखी, लेकिन मन ही मन वह अभी तक पिछली घटनाएं नहीं भूली थी, जब शांति देवी ने अपनी बेटी के लिए बहू को 1 गिलास दूध तक के लिए अपमानित किया था। इसीलिए नेहा अपना कर्तव्य निभा रही थी, पर चुपचाप। कुछ दिन बाद अमृता माँ से मिलने घर आई। शांति देवी ने कटाक्ष किया, क्यों, अब फुर्सत मिल गई माँ को देखने की? अमृता हंसते हुए बोली, अरे माँ, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? गॉल ब्लैडर में पथरी होना तो आजकल आम बात है, छोटा मोटा ऑपरेशन ही तो था, इतना गंभीर मसला तो नहीं था कि आप मुझे ताना दे। थोड़ी देर बैठकर उसने कहा, अच्छा माँ, अब मैं चलती हूँ, घर पर बहुत काम है। हाँ, जाते जाते मुझे किराया तो दे दो, बेटी की फीस और ट्यूशन की फीस भरनी है। शांति देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा इस बार किराया नहीं दे सकती, ऑपरेशन में 1-1.5 लाख रुपए और दवाइयों में 25,000 खर्च हो गए, ऊपर से पेंशन भी कम है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, उसे अपने हिसाब से निभाना चाहिए। इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। इतना सुनना था कि अमृता तुनक कर चिल्ला उठी, वाह माँ, बेटे के आते ही आपने तो रुख ही बदल दिया। पर यह मत भूलिए कि पापा की संपत्ति पर मेरा भी बराबर का हक है। शांति देवी बोली, आज हिसाब किताब साफ कर ही लेते हैं बेटी, रोज रोज की खींचतान से बेहतर है कि सारे लेन देन अभी तय कर लिए जाए। मेरे 2 बच्चे हैं तो दोनों का हक बराबर है, और जब अधिकार बराबर है तो जिम्मेदारी भी बराबर होगी। अब तक घर का किराया तुमने जितना लिया वो करीब करीब लाखों में है, उसमें से आधा हिस्सा पंकज को दे दो, क्योंकि आधे पैसों का हक उसका बनता है। और हाँ, जो कंगन मैंने तुम्हें दिया था उसका भी एक हिस्सा नेहा का है। एक कंगन तुम रखो और दूसरा नेहा को दे दो। फिर देखो, मैंने तुम्हारी बेटी को आईफोन, बेटे को स्कूटी दिलाई, दोनों मिलाकर लगभग 3 लाख का खर्चा हुआ। अब नेहा का बेटा तो छोटा है, वो ना आईफोन लेगा न स्कूटी, तो बेहतर होगा
उसकी आधी कीमत यानी 1.5 लाख रुपए पंकज के बेटे के नाम पर एफडी करवा दो। आखिरकार बराबरी का हक है तो बराबरी का हिस्सा भी बनता है। बाकी बची प्रॉपर्टी और रकम को मैं 2 बराबर हिस्सों में बांट दूंगी। लेकिन सुनो, जब हम पिताजी को दिल्ली इलाज कराने ले गए थे तब सिर्फ आने जाने का खर्चा ही 50,000 लगा था। उसमें से 25,000 पंकज को तुम लौटाओगी क्योंकि वह जिम्मेदारी तुम्हारी भी थी। उसके बाद अस्पताल में पापा के इलाज पर लगभग 10 लाख खर्च हुए थे जो पंकज ने अकेले उठाए। उसमें से 5 लाख तुम उसे वापस करोगी क्योंकि फ़र्ज तुम्हारा भी है। हक मांगने आओगी तो फ़र्ज भी निभाना होगा। सिर्फ बेटा और बहू सब खर्चा करे और बेटी सिर्फ मेवा खाए, मलाई खाए, ये नहीं चलेगा। और अभी हाल ही में मेरे ऑपरेशन पर 1-1.5 लाख का खर्चा आया है और ऊपर से 25,000 की दवाइयाँ, तो इनका आधा पैसा भी पंकज को देना पड़ेगा। समझ लो, अगर हक बराबर है तो फ़र्ज भी बराबर निभाना होगा। इसके अलावा अभी 1 महीना यहीं रहकर मेरी सेवा भी करनी होगी क्योंकि इस हालत में मैं खुद से काम नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद मैं प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा कर दूंगी। ये सब सुनकर अमृता का माथा घूम गया। अमृता बोली, माँ ये कैसी बातें कर रही हो? पापा के इलाज का पैसा, तुम्हारे इलाज का पैसा मैं क्यों दूं? ये तो बेटे बहू की जिम्मेदारी होती है। माँ ने सख्त लहजे में जवाब दिया। तो क्या माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या हमारा फर्ज सिर्फ इतना ही है कि सारी संपत्ति उठाकर बेटी के नाम कर दें? अगर आधी आधी संपत्ति चाहिए तो आधी आधी जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। पिताजी के क्रियाकर्म पर भी करीब 2 लाख का खर्च आया था, जिसमें से 1 लाख तुम्हें अभी पंकज को देना है। उस समय हिसाब साफ नहीं हुआ था। अब जब बंटवारे की बात हो रही है तो सब बराबरी से होना चाहिए। और सुन, जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरा क्रियाकर्म तुम और तुम्हारे पति मिलकर करोगे। मेरी चिता को मुखाग्नि भी तुम दोगी क्योंकि जब हिस्सा बेटे की तरह लेना है तो फर्ज भी बेटे की तरह निभाना होगा। अमृता गुस्से से बोली, पागल हो गई हो क्या माँ? ये सब काम बेटा करता है, मैं क्यों करूँगी? माँ ने भी गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगा। जब चाहो बेटी बनकर फर्ज से बच गई और जब चाहो बेटी बनकर हक ले लिया। ऐसा नहीं होगा। अब आज मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, हक और फर्ज दोनों बराबर निभाने होंगे। अमृता को समझ आ गया कि आज माँ चुप होने वाली नहीं। उसकी सारी चालाकियाँ माँ ने पकड़ ली थी। अमृता ने थक कर कहा, अच्छा माँ, रहने दो ये सब बातें, मैं अब चलती हूँ। माँ ने व्यंग से कहा, हाँ जाओ, लेकिन अगली बार दामाद जी को भी साथ लेकर आना। कम से कम 1-2 महीने यहाँ रहकर जरा अपनी सास की सेवा कर ले। बहू ने तो जी जान से अपनी सास की देखभाल की है, इसीलिए उसका हक बनता है। लेकिन दामाद जी तो कभी हालचाल पूछने तक नहीं आए। सेवा करना तो दूर की बात है, बिना जिम्मेदारी निभाए कोई हक नहीं पा सकता। अगर बराबरी चाहिए तो बहू की तरह बराबर की सेवा भी करनी होगी। अमृता समझ गई कि माँ आसानी से चुप होने वाली नहीं है और जल्दी जल्दी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी। लेकिन शांति देवी बोलती ही चली जा रही थी, मेरी भूल थी कि मैंने अपने बेटे बहू को तेरे कहने पर गलत समझा। अब मैं सब कुछ बराबर बराबर बांटूंगी। ये पुश्तैनी नहीं बल्कि तेरे पापा की मेहनत की कमाई है जो मेरे नाम पर है। जिसे चाहूँ उसे दे सकती हूँ और मेरा फैसला है कि अपनी संपत्ति में मैं अपने बेटे बहू को ही दूंगी। तेरे लिए तो पापा पहले से कुछ एफडी और जेवर रख के गए हैं, वह भी तुझे नहीं मिलेंगे क्योंकि बेटे बहू ने मेरे सारे फर्ज निभाए हैं। तू तो अपने फर्ज से बहुत पहले ही हाथ झाड़ चुकी है। और हाँ, इस घर का किराया अब मेरे बेटे बहू लेंगे। मैं भी उन्हीं के पास जाकर रहूंगी ताकि बार बार उन्हें मेरी वजह से इधर उधर भागना न पड़े। बाकी हिस्सा किराए पर दे दूंगी। आज मुझे साफ दिख रहा है
कि सिर्फ बेटे बहू ही नहीं, माँ बाप भी गलत होते हैं जब वे अपने बेटे की ज़िंदगी में बहू को जगह नहीं दे पाते। लेकिन अगर दोनों तरफ से समझदारी हो तो रिश्ते मजबूत रहते हैं। मैं अपनी गलती मानती हूँ। नेहा अब तक सब कुछ खामोशी से सुन रही थी। वह बोली, मम्मी जी, आज आपकी बातें सुनकर मेरा सारा गुस्सा और गिला दूर हो गया। अब आप हमारे साथ चलिए पूरे हक से। आपका हक है हमारे साथ रहने का। अगर हमसे कभी गलती हो तो हमें डांटिए, लेकिन कृपया दूसरों की बातों में आकर हमें गलत मत समझिए। वाकई बहुत तकलीफ होती है। शांति देवी की आंखें भर आईं। हाँ बेटा, मुझे अब सब समझ में आ गया। अमृता के पास अब कोई जवाब नहीं बचा। वह बोली, ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। वैसे भी अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। इतना कहकर वो जाने लगी तो शांति देवी बोली, हाँ जा, अब कभी मत आना। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK वॉइस।